सोहन लाल जी और मनोरमा जी ने जब एक छोटे बच्चे को काम करते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह उसे देखकर उससे पूछा, बेटा तुम इतने छोटे हो या काम क्यों कर रहे हो। तब उस लड़के ने बताया कि उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है, वह अनाथ हैं। यह सुनकर सोहन लाल जी और मनोरमा जी हैरान रह गईं और उसे बच्चे को गोद लेने का सोचा और उसे घर ले आई अपना छोटा बेटा बनाकर। आज वही बेटा बड़ा हो गया और विदेश में पढ़ाई करने चला गया था। भैया यह क्या हो गया, पापा अचानक हमें ऐसे कैसे छोड़कर चले गए। अभी मैंने परसों ही तो उनसे बात की थी, आप लोगों ने तो मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की और पापा की अर्थी को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। मनोज शमशान घाट में पहुंचकर रोते हुए अपने बड़े भाई रोहित से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। भाई रोहित बोला, हमें पापा के सबको लेकर आना पड़ा। मनोज, तुझे आने में बहुत देर हो रही थी। भैया मैं विदेश से आ रहा था इसलिए पहुंचने में देर हो गई, पर आपको मेरा इंतज़ार तो करना चाहिए था ना। मनोज अपने पिता से लिपट कर रो रहा था। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि इतनी जल्दी उसके पिता स्वर्ग सिधार गए और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भले ही मनोज बचपन से अनाथ था, पर जब से सोहन लाल जी और मनोरमा जी ने उसे गोद लिया था उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी। मनोज अपने पिता का हाथ पकड़कर रो रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वह चौंक गया और पूरे शरीर को ध्यान से देखने लगा। उसने उनके सिर की पट्टी को हटाकर देखा तो वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। उसे पता था कि उसके पिताजी अभी कुछ महीनों पहले ही उसके भाई भाभी के पास शहर आए थे। मनोज पढ़ने के लिए विदेश में रह रहा था और अब उसे नौकरी भी मिलने वाली थी। भले ही सोहन लाल जी और मनोरमा जी ने उसे गोद लिया था, पर उन्होंने रोहित और मनोज में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। पर मनोज इतना काबिल था कि वह खुद स्कॉलरशिप से विदेश में अपनी पढ़ाई खुद संभाल रहा था। उनके बड़े बेटे रोहित की नौकरी शहर में ही थी और वह अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहता था। जब तक सोहन लाल जी की पत्नी मनोरमा जी जिंदा थी तब तक वह उनके साथ गांव में ही रह रहे थे। बड़ी बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी तो सोहन लाल जी ने भी उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी थी। हालांकि सोहन लाल जी और मनोरमा जी उसकी शादी गांव में अपनी जात बिरादरी की लड़की से करना चाहते थे जो कि बड़ी सुशील थी, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और अंत में उसकी पसंद की लड़की से उन्होंने उसकी शादी बड़े धूमधाम से संपन्न कर दी। शादी संपन्न होने के बाद बड़ा बेटा नौकरी का हवाला देकर अपनी पत्नी को लेकर शहर में हमेशा के लिए जा बसा और अपनी दुनिया में रम गया। जब रोहित कॉलेज में था तभी एक दिन सोहन लाल जी को एक बच्चा मिला जो कि बाल श्रम का शिकार था। बच्चा 8 से 10 साल का था। सोहन लाल जी पढ़े लिखे इंसान थे और गांव में भी उनकी अच्छी खासी ज़मीन थी। साथ ही वह एक समाज सेवी भी थे। जब उन्होंने एक बच्चे को बाल श्रम और शोषण का शिकार होते हुए देखा तो उन्होंने उसकी मदद करनी चाहिए। तब उन्हें पता चला कि वह बच्चा पढ़ने में काफ़ी होशियार है, पर अकेला और अनाथ होने के कारण पढ़ नहीं पा रहा और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने उससे आज़ाद करवाया और गोद ले लिया। उन्होंने उसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मनोज को बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। जब उसने सोहन लाल जी और मनोरमा जी के रूप में अपने माँ बाप को पाया तो वह धन्य हो गया। शुरू में तो सोहन लाल जी और मनोज को अच्छे से पढ़ाया। जब मनोज थोड़ा समझने लगा तो उसने तय किया कि वो सोहन लाल जी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। इसलिए उसने और मेहनत शुरू कर दी
और पढ़ाई से ही अपने लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर लिया। जब वो कॉलेज में था तो एक टेस्ट के जरिए उसे विदेश में पढ़ने का मौका मिला, जिसका सारा खर्चा सरकार उठा रही थी। जब उसने सोहनलाल जी को यह बात बताई तो सोहनलाल जी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और उसे विदेश भेज दिया। बड़े बेटे की शादी के कुछ साल बाद मनोरमा जी की तबीयत अचानक से गिरने लगी। उन्हें कैंसर हो गया और डॉक्टर ने बताया कि अब उनके पास 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। छोटा बेटा विदेश में था जो उनको फ़ोन करके संभाल लेता, पर अपनी पढ़ाई के चलते उसका आना नहीं हो रहा था और सोहनलाल जी ने भी उसे यहाँ के हालातों के बारे में नहीं बताया था। अगर सोहनलाल जी उसे एक बार भी कह देते कि माँ की हालत कैसी है तो वह बिना देरी किए सब कुछ छोड़कर आ जाता, पर सोहनलाल जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और उनकी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। सोहनलाल जी का ज़्यादातर समय मनोरमा जी की सेवा पर ही बीत जाता था। बड़े बेटे को तो अपने भी बच्चों से फुर्सत नहीं थी। समय बीतता गया, मनोरमा जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। बीमारी तो किसी दीमक की तरह उनके शरीर को खोखला बना रही थी। बहुत दिनों तक मनोरमा जी यूं ही बीमार रही। उनका अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद सोहनलाल जी बिल्कुल अकेले हो गए। मनोज को जब यह पता चला तो वह तुरंत गांव आ गया। उसने सोहनलाल जी से काफ़ी आग्रह किया कि वह गांव में ही रुक जाता है उनकी सेवा में, परंतु सोहनलाल जी ने उसकी एक न चलने दी और उसे अपनी कसम देकर वापस विदेश भेज दिया। बड़ा बेटा भी सब क्रियाक्रम करके शहर वापस आ चुका था। अब वो गांव में अकेले ही रह गए थे। घर काटने को दौड़ता, ना वो ठीक से खाते ना पीते, बस ऐसे ही गुमसुम पड़े रहते। मनोज अक्सर फ़ोन करके उनको संभाल लेता और गांव में आने का आग्रह करता, पर वह हर बार उसे मना कर देते। समाज के डर से बेटा उन्हें अपने साथ ले गया क्योंकि गांव में उनका अच्छा खासा नाम था और बेटे बहू के होते हुए भी वह गांव में अकेले रह रहे थे, इसलिए रोहित उन्हें अपने साथ ले गया। अब मनोज भी चिंता मुक्त हो गया था कि पिताजी अब अकेले नहीं हैं। कुछ महीने पहले ही सोहनलाल जी शहर आए थे। उनके पोते बड़े हो गए थे और समझदार थे, लेकिन उनमें संस्कार नहीं थे। संस्कार होते भी कैसे? जैसी माँ वैसे ही बच्चे थे, बस अपनी दुनिया में मस्त मौला जिंदगी बिताते थे। कभी दादा जी से प्रेम से बात नहीं की और दादाजी आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। जब बच्चे छोटे थे और गांव आते थे तो दादाजी कहकर दोनों ही उनसे चिपक जाते थे, पर वहीं बच्चे बड़े होकर दादाजी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। छोटा पोता तो कभी कभी दादाजी को देखकर हंस मुस्कुरा भी देता और बात कर लेता। बेटे और बहू को तो उससे फुर्सत नहीं थी। कहने को बहू हाउसवाइफ थी, लेकिन फिर भी हर समय कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों से गपशप करने में ही लगी रहती थी। यदि फुर्सत मिलती तो घर का काम कर लेती और जब भी उसका पति रोहित ऑफिस के काम के सिलसिले से बाहर जाता तो अपनी मम्मी को हर हफ्ते अपने घर बुला लिया करती, क्योंकि उसका मायका इसी शहर में था। दोनों माँ बेटी दिन भर हंसी मजाक किया करती। सोहनलाल जी जैसे गांव में अकेले थे, शहर में बैठे बैठे रहने के बावजूद भी वह यहाँ भी अकेले ही थे। सोहनलाल जी के आने पर बहू की तो जैसी खुशी ही छिन गई। वह उन्हें हर समय ताना मारती, सबके सामने तो मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वह उन्हें सुनाने से पीछे नहीं हटती। एक दिन तो उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची, हालांकि वह अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे,
उनके बेटे बहू के झगड़े का कारण वह नहीं बनना चाहते थे, पर हर रोज़ के ताने सुनते सुनते वह भी तंग आ चुके थे। एक दिन बेटा घर पर आया तो उन्होंने बोल ही दिया कि बेटा बहू मुझे हर समय पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है, तुम एक बार उससे बात करो। रोहित ने उनकी बात मानकर कहा, ठीक है पापा, मैं अभी रोमा से बात करता हूँ। वह कमरे में गया और कहने लगा, यह क्या सुन रहा हूँ मैं रोमा, पापा कह रहे थे तुम उनसे बड़ी बदतमीजी से बात करती हो और उन्हें ताने देती रहती हो। उसकी बात सुनकर रोमा हैरान होकर कहती है, अरे मैं तो उनसे कुछ नहीं कहती, और कहती हूँ तो भी उनकी भलाई के लिए कहती हूँ। तुम ही बताओ कि उनकी उम्र में तेल वाला और ज़्यादा मीठा खाना सही है? अरे मुझे उनकी फ़िक्र है इसलिए टोक देती हूँ, पर उन्हें तो जैसे मुझसे ही कोई दिक्कत है। मैं उनकी पसंद की लड़की नहीं हूँ ना, इसलिए वो मुझसे चिढ़ते हैं। वो तो गांव की लड़की से तुम्हारा विवाह कराना चाहते थे ना। जाकर किचन में देखो, मैंने उनके लिए कितने सारे व्यंजन बनाए हैं और सारे उनकी उम्र के हिसाब से ही, जिससे उनकी सेहत पर भी कोई असर ना पड़े। लेकिन वह हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं। अगर मैं गलत कहती हूँ तो उनके बारे में इतना सोचती हूँ क्या, तुम ही बताओ जरा, वह बेवजह ही तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। यह कहकर रोमा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। बेटे बहू तेज कदमों से चिल्ला रहा था और बाहर बैठे सोहन लाल जी सब सुन रहे थे। वह समझ गए कि बेटा वापस कमरे में जाकर उनके ऊपर ही बरसने वाला है। ठीक वैसा ही हुआ। रोहित आया और उन पर बरसने लगा, कहने लगा, पापा एक तो वह आपकी इतनी सेवा करती है, आपके बारे में इतना सोचती है, दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती है, और फिर भी आप उसकी शिकायत कर रहे थे। जाकर एक बार देखो बेटे बहू किस तरह अपने माता पिता को रखते हैं। हम कितने अच्छे से आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। अरे आपके काम वो खुद तो कर देती है, आपसे एक काम नहीं कहती। अरे शहर की पढ़ी लिखी होकर भी आपका काम करने से पीछे नहीं हटती। आपको गरम गरम रोटियां सेक कर देती है, समय समय पर दवाइयाँ देती है, फिर भी आपको शिकायत है। आप ही सोचिए, अगर आपकी बेटी होती और उसके सास ससुर उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते तो क्या आपको अच्छा लगता? आप जाकर रोमा से अभी माफ़ी मांगिए, और हाँ, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा सुना तो मुझे पता है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। छोटी छोटी बातों को इतना तूल मत दिया कीजिए। ऐसा कहकर बेटा चला जाता है। बहू ने अपने बालों में उंगली घुमाते हुए आई और ससुर की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, पापा जी आप इतने भोले हैं तो फिर मुझसे पंगा ही क्यों लेते हैं? आगे से मुझसे पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि यह जो खाना बना है यह मैंने आपके लिए बनाया है? बिल्कुल भी नहीं, यह तो मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया है। यह खाना मैं अपने मायके लेकर जाने वाली हूँ। और कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, आज से आपको अपना काम खुद ही करना होगा। अब मुझसे पंगा लिया है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी आपको क्या ज़रूरत थी अपने बेटे से कहने की? अब तो सुनना ही पड़ेगा। मैं आपको इतना सुनाऊंगी। एक दिन रोहित बाहर गया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। बाहर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सोहनलाल जी एक पतला सा कंबल जिसमें जगह जगह छेद थे उसे ओढ़कर अपने कमरे में लेटे थे, पर उसे उनकी ठंड में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ठंड से हाथ पैर कांप रहे थे। कभी वह हाथों को रगड़ते तो कभी पैरों को, कि शायद कोई गर्माहट आ जाए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार बहू से कहा कि उन्हें नया कंबल दे दे, पर बहू ने उनकी एक न सुनी और रोहित से भी नहीं कहने को कहा। इस आस से बाहर आए कि कहीं कुछ मिल जाए तो उन्होंने देखा कि गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। शायद आज रोमा उसे लॉक करना भूल गई थी। वह अंदर गए तो उन्होंने पलंग का एक मोटा सा नया कंबल देखा।
कंबल को देखकर उनकी आंखों में जैसे चमक आ गई और वो उस कंबल में दुबक कर सो गए। उन्होंने सोचा कि बहू देर से उठती है तो सुबह जल्दी यहाँ से उठकर चले जाएंगे, परंतु रात में देर से सोने के कारण उनकी आंखें सुबह जल्दी नहीं खुलीं और वह आराम से सो रहे थे। तभी एक जोरदार लाठी उनकी कमर पर आकर पड़ी। वो दर्द से बिलबिला उठे। बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में जाकर सोने की, और मेरी माँ का कंबल ओढ़ रखा है तूने। यह गर्म कंबल खराब कर दिया। अरे, मैंने तो अपनी माँ के लिए एक नया कंबल ला कर रखा था और तू इसे ओढ़कर महाराजाओं की तरह सो रहा है। ऐसा कहकर रोमा सोहनलाल जी को मारने लगी। सोहनलाल जी, जो कि पहले ही दर्द से तड़प रहे थे, जब उनको और मार पड़ने लगी तो वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि बहू, मुझे मत मारो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पर बहू, तो जैसे इस सब का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रोहित का छोटा बेटा, जो कि दूर से ये सब देख रहा था, जब उसे यह सब देखा नहीं गया तो उसे उन पर दया आ गई। तो वह भागते हुए अपनी माँ के पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, माँ, आप दादाजी को इतना क्यों मार रही हो? उन्हें लग रही है। तो रोमा उस पर चिल्लाते हुए बोली, तू अपने काम से काम रख, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बोला तो तुझे भी खाना देना बंद कर दूंगी। और खबरदार जो इस बारे में किसी से कहा। तो रोमा के चिल्लाने पर रीसू चुपचाप डर कर वहाँ से चला गया। एक बार जब रोमा ने सोहनलाल जी पर हाथ उठा दिया तो फिर आए दिन बार बात पर हाथ छोड़ने लगी। उनका बेटा रोहित जब वापस घर लौटा तो सोहनलाल जी ने अपने बेटे से बात करने की सोची। उन्होंने अपने बेटे से बात करनी भी चाहिए, लेकिन रोमा ने पहले ही नाटक कर दिया और अपने सिर पर चोट लगवा ली। रोहित जब कमरे में आया तो रोमा चुपचाप बुद्ध बनकर खड़ी थी। रोहित बोला, क्या हुआ रोमा, तुम इतना चुप क्यों हो? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। रोहित उसे झकझोरते हुए बोला, क्या हुआ बताओगी, और यह चोट कैसे लगी? वो उसके माथे को देखकर कहता है, मैं अगर कुछ भी तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। यह देखो, तुम्हारे भोले भाले पिताजी ने मेरा क्या हाल कर दिया है। अरे, आज तो हद हो गई। आज उन्होंने बेड पर ही पेशाब कर दिया और सारे कंबल और बिस्तर खराब कर दिए, वो भी गेस्ट रूम के। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हें गुस्सा आ गया। अरे, मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ पूछा था। और मैं जब सीढ़ियों पर से जा रही थी तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। बस बहुत हो गया जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसका हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में ले गई, जिसका बिस्तर उसने खुद से जानबूझकर गंदा किया था। यह सब देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आ गया। सोहनलाल जी रोहित से कुछ कहते उससे पहले ही रोहित गुस्से से उबलता हुआ उनके कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई रोमा को सीढ़ियों से धक्का देने की? अरे, वह पूछ ही तो रही थी आपसे। अगर आपको बताने में इतनी शर्म आ रही थी तो फिर ऐसा काम किया ही क्यों? अरे, अभी तो आपकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है कि आप यह सब करें। वह आपकी बेटी जैसी है। आपने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। उसकी सारी बातें सुनकर सोहनलाल जी हैरान रह गए और वह कहने लगे, बेटा, मैंने यह सब नहीं किया। वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने तो बस कंबल ओढ़ा था क्योंकि यहाँ मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए, और कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी बीवी ने ही मुझे जगह जगह मारा है। देखो, मेरी कमर भी सूज कर लाल हो गई है। मैं तो रसोई में हल्दी का लेप भी लेने गया था, लेकिन बहू ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। उनकी बात सुनकर रोहित गुस्से से उबलता हुआ बोला, बस पापा, बहुत हो गई आपकी नौटंकी। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। आपको गांव से इसलिए नहीं लाया था कि आप हमारे
बीच में लड़ाई झगड़े करवाओ। अब यह सब ड्रामा बंद करो और कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा और मेरी पत्नी को भी इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वह आपको 2 वक्त की रोटी देगी। अब तो सोहन लाल जी की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। वो किसी से कुछ नहीं कहते और बस कमरे में पड़े रहते। खाने को खाना मिल जाता तो खा लेते, वरना भूखे ही पड़े रहते। उन्हें लगता जो हो रहा है ठीक हो रहा है। एक दिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उनके घुटनों का दर्द सह नहीं रहा था, तो उन्होंने बेटे से कहा कि मेरी ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो गई है, उसे ला दो। मेरे घुटनों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़रा डॉक्टर को दिखा दो बेटा। रोहित शाम को कहकर ऑफिस चला गया, लेकिन रोमा को तो जैसे ताने मारने का बहाना ही मिल गया। रोहित के जाते ही वो उन्हें सुनाने लगी, बुढ़े, अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो चला क्यों नहीं जाता यहाँ से। अरे पैसे क्या पेड़ पर आते हैं। बस यह बेशर्म की तरह मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है। अब इनके शरीर के हर हिस्से में दर्द होने लगा है, जब देखो तक हुक्म चलाता रहता है। और बेटा है जो बिना कोई सवाल किए इसकी बातें भी मान लेता। अरे दवा तक तो बात समझ में आती है, और अब महाराज को डॉक्टर को भी दिखा कर लाओ। अरे शहर में डॉक्टर की फीस कितनी महंगी होती है, कुछ पता भी है क्या। कभी आंखों में दर्द है, कभी चश्मा टूट गया है, रोज नया नया नाटक लगा रखा है। कुछ काम धाम नहीं है क्या, जो अब इनको बीपी की दवा भी चाहिए, साथ में घुटनों के दर्द की दवा भी चाहिए। खुद को तो कुछ कमाना है नहीं, बस बेटे के पास पड़े पड़े मुफ्त के पैसे उड़ाने का शौक है। अरे मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल में उनके फ्यूचर के लिए भी तो कुछ करना है। सारा धन दौलत के तुम्हारे दवाई दारू पर ही खर्च करना है, बस पड़े पड़े हमारे खर्च बढ़ाए जा रहे हैं। यह बातें सुनकर सोहन लाल जी का कलेजा फट जाता है। वह अक्सर अकेले में रोया करते और सोचते कि पता नहीं कौन से दिन आ गए। छोटे बेटे को भी कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि बहू उन्हें बताने ही नहीं देती और ना ही बात करने देती। खुद बात करके कहती थी कि पापा ठीक हैं, सो रहे हैं इत्यादि। लेकिन आज मनोज ने जिद करके पापा से बात करने को कहा, लेकिन तब तक बात खत्म ना हुई तब तक रोमा सोहन लाल जी के पास ही खड़ी रही, ताकि वह उसे कुछ ना बता सके। मनोज ने उन्हें बताया कि 1 महीने बाद वह आ रहा है, उसने अपना ट्रांसफ़र भारत ही करवा लिया है। यह सुनकर सोहन लाल जी भी खुश होते हैं कि अब उन्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, पर यह सुनकर रोमा के कान खड़े हो गए। आज रात का समय था, तभी मनोज के फ़ोन की घंटी बजी और उसे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। वो धम्म से सोफे पर गिर गया, उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। जब उसने अपने पापा की मौत की खबर सुनी, फिर खुद को थोड़ा संभाला तो वह फौरन एयरपोर्ट के लिए निकला। वह जल्द से जल्द भारत पहुंचना चाहता था और आखिरी बार अपने पिता को देखना चाहता था, जिनके कारण वह आज इस मुकाम पर था। अभी परसों ही तो उसने उनसे बात की थी और अचानक यह सब हो गया। अगली सुबह तक मनोज अपने भाई के घर पहुंच गया, पर उसे पता चला कि उसके पिता को शमशान घाट ले जाया जा चुका था। यह सुनकर तो वह बिना देरी किए उस ओर दौड़ पड़ा। जब तक वह लोग शमशान तक पहुंच चुके थे और उनसे चिता पर लेटने की तैयारी कर रहे थे, वह फौरन वहां पहुंचा और अपने पिता को लिपट गया। भाई भाभी एक तरफ खड़े आंसू बहा रहे थे। भले ही मनोज को गोद लिया था, पर रोहित भी उसे अपना छोटा भाई ही मानता था। मनोज उनसे सवाल कर रहा था। रोमा ने सबको यही बताया था कि सोहनलाल जी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया और उनके सिर पर चोट लग गई, जिस कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन मनोज को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि परसों ही सोहनलाल जी ने बताया था कि उनके घुटनों में काफ़ी दर्द है और उनसे चला भी नहीं जाता, तो फिर वह सीढ़ियों पर कैसे चढ़ सकते हैं। वह उनका हाथ पकड़कर रो रहा था।
तभी उसने महसूस किया कि उनकी हल्की हल्की नब्ज चल रही थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वो हैरान रह गया। उसने उनके सीने से सर लगाकर देखा तो उनकी सांसें चल रही थी। तभी उसने देखा कि उनकी पट्टी से खून कुछ अजीब सा था। उसने पट्टी को हटाकर देखा तो वहाँ चोट ही नहीं थी और सिर्फ पट्टी बंधी थी। लाल रंग था उस पर। यह देखकर सब हैरान हो गए। वह चिल्लाते हुए कहने लगा, पापा जिंदा हैं भैया, जल्दी पापा को अस्पताल लेकर चलिए। यह देखकर रोमा घबरा गई और रोहित ने भी उनकी धड़कन चेक की, जिसे देखकर वह भी हैरान रह गया। उसने गुस्से भरी नज़र रोमा पर डाली और मनोज की मदद से सोहन लाल जी को अस्पताल पहुंचाया। सभी रिश्तेदार आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार सोहन लाल जी की जान बच गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जहर दिया गया था। यह सुनकर दोनों बेटे हैरान रह गए। रोहित गुस्से में रोमा के पास गया और उससे पूछा, तुम तो कह रही थी कि पापा को चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिर गए हैं, पर उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं है और उन्हें जहर दिया गया था। रोमा से कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। उसकी माँ भी नज़रें चुरा रही थी। तभी रोहित का छोटा बेटा कहने लगा, पापा मुझे सब पता है, मैंने आपको बताया तो मम्मा मुझे मारेगी। नहीं बेटा, मैं हूँ ना, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। बताओ क्या हुआ था। पोता, जो कि 8 साल का था और सब कुछ समझता था, वो कहना शुरू करता है, कल रात को मैंने माँ और नानी को कहते हुए सुना था कि अगले महीने चाचू आ रहे हैं और उसके बाद दादाजी उनके साथ चले जाएंगे और सारी ज़मीन उनके नाम कर देंगे। इसलिए अगर वह दादाजी को रास्ते से हटा दे तो सारी संपत्ति और ज़मीन आपके नाम पर हो जाएगी, क्योंकि आप उनके असली बेटे हैं। पोते ने जो कुछ भी सुना था सब अपने पापा और चाचू को बता दिया। साथ ही इतने दिनों से रोमा जो भी अत्याचार सोहनलाल जी पर कर रही थी वह सब भी बता दिया। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। रोहित को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोमा इस हद तक भी गिर सकती है। और अगर मनोज सही वक्त पर नहीं पहुंचा होता और अगर सच्चाई उनके सामने नहीं आती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। दोनों यह सोचकर डर रहे थे। रोहित ने खींचकर एक थप्पड़ रोमा को लगा दिया। रोमा रोहित के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, पर उसने रोमा की तरफ देखा तक नहीं और पुलिस को फ़ोन मिला दिया। वहीं मनोज यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी भाभी ने उसके पिता के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अरे वह तो खुद उनकी जायदाद में से कुछ नहीं लेना चाहता था। जब रोहित घर आया तो रोमा ने पहले से ही नाटक रच रखा था। उसने चाय में मिलाकर सोहनलाल जी को जहर दिया, फिर सीढ़ियों से गिरने का नाटक रचा। पर सोहनलाल जी की किस्मत अच्छी थी कि जहर की मात्रा कम थी और वह उन पर पूरी तरह से असर नहीं हुआ। इसलिए शमशान में उनकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। जब मनोज घर आया तो उसे कह दिया गया कि पापा सीढ़ियों से गिर गए थे। वह उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। रोहित को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि बुढ़ापे में पैर फिसलना आम बात होती थी। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पत्नी इस कदर गिर जाएगी। रोते हुए रोहित और मनोज के सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर दोनों पर इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। पुलिस ने रोमा और उसकी माँ को पकड़ लिया। घर से उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे। रोहित ने अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी कि वह अंधे की तरह अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करता रहा, पर उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनका बेटा इन सबसे अनजान था। सोहनलाल जी स्वस्थ हुए और उन्होंने रोहित की दोबारा एक संस्कारी कन्या से शादी करवा दी और उसके बच्चों का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। साथ ही उसकी छोटी बहन से मनोज की भी शादी करवा दी। दोनों बहनें काफ़ी अच्छी थी
और सोहन लाल जी का काफ़ी ख्याल रखती थी। रोमा और उसकी माँ को उसकी 10 साल की सज़ा मिली और वह दोनों जेल में हैं। सोहन लाल जी अपने बेटे, बहुओं और पोतों के साथ खुशी से रहने लगे थे। रोमा और उसकी माँ अभी भी जेल की सज़ा काट रही हैं, क्योंकि रोमा की माँ ने उसे बहलाने फुसलाने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसलिए बेटी के साथ साथ माँ को भी सज़ा मिली। अब दोनों माँ और बेटी जेल में पछता रही थी। काश मैंने अपने ससुर के साथ ऐसा बर्ताव ना किया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सोहन लाल जी अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। सोहन लाल जी ने अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बहू ने उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, बल्कि उन्हें जलील ही करती थी। यह सब उसी का नतीजा था। तो दोस्तों, रोहित ने अपने पिता के लिए अपनी पत्नी के साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।